कर्म के रास्ते। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका उत्तर, देखिए कहीं कहीं पर मेजी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर मेजी लिखा हुआ है, तो दोनों का मान एक ही हो जाएगा, टेंशन आपको लेना नहीं है। तो क्या होगा इसका उत्तर, मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, देखिए मेजी पुनर्स्थापना से क्या होता है कि जो जापान है, जापान का जो राजनीतिक और जो सामाजिक वातावरण है, इसमें बहुत ही चेंजेस आया, बहुत ही बदलाव हुआ, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस प्रकार का बदलाव हुआ जिससे जापान क्या हुआ, आर्थिक रूप से यानी कि पैसा के मामले में, औद्योगिक यानी कि फैक्ट्री वगैरह के मामले में, सैन्य यानी कि सैनिक के मामले में बहुत ही आगे बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान के एदो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। जो एदो काल था जापान में खत्म हो गया और मेजी काल यहां से प्रारंभ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की हुई अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। और ये जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। देखिए यहां पर मेजी बोलिए या फिर मेजी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजी पुनर्स्थापना से पहले की घटनाएं जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। तो देख लीजिए यहां पर मैंने हर एक चीज यहां पर पॉइंट बना बनाकर लिख दिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे जिससे अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। देखिए 16वीं शताब्दी का बात हो रहा है, इस टाइम में क्या हो रहा था, जापान के जो किसान थे, किसान लोग भी हथियार रखा करते थे। अब देखिए हथियार रखने से तो यहां पर क्या होगा, देखिए आप जानते नहीं थे कि हथियार अगर मेरे पास रहेगा और मेरे से कोई लड़ने आएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे, उसको हथियार निकाल के ठोकेंगे। तो वहां पर भी ऐसा ही होने लगा, वहां पर चारों तरफ दंगा फैल जा रहा था, अराजकता फैल जा रहा था, कहीं पर सुख शांति नहीं था। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो 16वीं शताब्दी तक जैसे ये वाला मतलब किसानों के पास हथियार था, लेकिन 16वीं शताब्दी के लास्ट में क्या होता है, किसानों से जो हथियार मतलब किसानों के पास जो हथियार था, तो किसानों से हथियार ले लिया जाता है और केवल जो सामुदायिक वर्ग के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर हथियार रखने का परमिशन दिया गया, जिससे किसान जो था ना अपना पूरा ध्यान, ठीक है, कृषि कार्य पर लगाने लगा। तो मैंने लिखा कि इसलिए इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए, अब मात्र सामुदायिक वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे। इससे किसान अपना संपूर्ण समय और ध्यान कृषि कार्य में लगाने लगा। ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा पॉइंट। आगे चलिए अगला पॉइंट क्या, देखिए मूल्यवान धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। जो ज्यादा दामी चीज था, जो दामी धातु था, जो कॉस्टली जो मेटल्स था, उसके निर्यात पर रोक लगा दिया गया। अगला पॉइंट कि व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे, ये एक चीज हुआ। फिर आगे चलें, आगे देख लेते हैं अगला जो पॉइंट हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, शहरों में जीवंत संस्कृति का प्रसार होने लगा। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। देखिए जो नाटक, देखिए किसी भी देश का तो अपना जो संस्कृति होता है वो अपना धरोहर होता है, ठीक है, तो उसको उन लोगों ने बचाना चाहा। और जाहिर सी बात है अगर कोई भी देश अगर अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाएगा तो जाहिर सी जो कंट्री होगा डेवलप करेगा ही करेगा। अगला पॉइंट, मुद्रा के बढ़ते हुए प्रयोग और चावल के शेयर बाजार के निर्माण से भी जापानी अर्थतंत्र का विकास नई दिशाओं में हुआ। फिर आगे चले, आगे देखिए यहां पर आगे और क्या क्या दिया हुआ है। अगला जो पॉइंट है क्या है, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि का वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर किया गया। मतलब मालिक कौन है, कौन करदाता है, ठीक है, इस सब का निर्धारण किया गया। साथ ही साथ भूमि का सर्वेक्षण हुआ और भूमि का वर्गीकरण भी यहां पर उत्पादन के हिसाब से हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी आप लोगों के मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए। इसका उत्तर होगा, जापान के विकास के साथ साथ वहां की प्रतिदिन की जिंदगी में निम्नलिखित बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आता है, चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है, 1870 के दशक में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के लड़कियों के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य घोषित कर दिया गया। विद्यालय व्यवस्था का पैटर्न जो था उसको चेंज किया गया।
वहां पर बोला गया कि लड़के लड़की बॉयज गर्ल्स सभी को स्कूल आना है, विद्यालय आना है, ये चीज बोला गया। माता पिता का सम्मान करने, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा पाठ्य पुस्तक में दी गई। मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा चीज किताबों में दिया गया। ठीक है, आगे चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या है देखिए। आधुनिक कारखानों में 50% महिलाएं कार्यरत थी। जो आधुनिक कारखाने थे वहां के, वहां पर 50% जो महिलाएं थी वे लोग भी वहां पर काम कर रही थी। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, जापान में इकाई परिवार की अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। देखिए इकाई परिवार को एकल परिवार भी बोला जाता है। एकल परिवार में अक्सर में पति पत्नी और उनके बच्चे ही होंगे, तो इस प्रकार का अवधारणा का वहां पर विकास हुआ। नए प्रकार के घर, रसोई के उपकरण और मनोरंजन के साधनों का भी विकास हुआ, इसको भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, ये भी प्रश्न आप लोगों के मॉडल पेपर का ही है। ठीक है, एक्चुअली किताब में दिया हुआ है, मॉडल पेपर से भी है। पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पश्चिमी शक्तियां द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए छिंग राजवंश ने निम्न उपाय किए। देखिए पहला क्या करता है, प्रशासकीय व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ किया। जो उन लोग का जो प्रशासकीय जो व्यवस्था था उसको मॉडर्न किया और अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया। सेना का नए रूप में गठन किया गया और उसे नई तकनीकी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। जो सेना था उन लोग, मतलब सेना का यहाँ पर नया रूप उन लोगों का गठन किया गया, और जो नया नया जो चीज आ रहा है, जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, बंदूक हो जाए, परमाणु बम हो जाए, कुछ भी हो, तो ये सब चीज का भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। वहां पर हर एक चीज को हमें बताया जाने लगा। अगला पॉइंट क्या देखिए यहाँ पर, जिसे यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट आप लोग यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्या, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नीतियां बनाई तथा छात्रों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विदेश भेजा गया। शिक्षा का जो पैटर्न है इसमें भी सुधार किया गया। फिर नए नए सब्जेक्ट को सीखने के लिए विदेशों में भेजा जाने लगा बच्चों को। पॉइंट नंबर 4 क्या कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की भावना को जगाने के उपाय किए गए। मतलब सभी के मन में एक प्रकार का भावना हो, तो ये चीज किया गया। पॉइंट नंबर 5 यहां पे क्या है आप लोग देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया गया, ये भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, संन्यास सेन के 3 सिद्धांत क्या थे, और ये भी प्रश्न आप लोगों के मॉडल पेपर में दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या है इसके 3 सिद्धांत। तो देखिए पहला है आप लोगों का राष्ट्रवाद, यानी इसका अर्थ था मांचू राजवंश को सत्ता से हटाना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था, ये हो गया एक बात। दूसरा है गणतंत्र, यानी कि देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। और तीसरा है समाजवाद, यानी कि पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में समानता लाना। तो ये सब नोट करिए, ये सब हो जाएगा इसका आंसर। आगे चले, आगे देखिए हमारे पास जो अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या देखिए, क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति के चलते हुआ। तो देखिए इसका उत्तर यहां पर तीव्र लिखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको यहां पर थोड़ा ऐसा दीजिएगा। ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण को नीति के चलते पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण के विनाश के कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है, चलिए एक करके यहां पर डिस्कस किया जाए और अच्छे तरीके से हर एक चीज को यहां पर समझा जाए। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, आप लोग देख सकते हैं। पहला पॉइंट है जापान तीव्र गति से औद्योगिकरण करना चाहता था। उसे इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करने के लिए वह उपनिवेश बसाने का इच्छुक था। जापान ने इस दृष्टि से ताइवान पर 1895 ईस्वी में आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। जापान क्या करता है, सबसे पहले ताइवान के ऊपर आक्रमण करता है और ताइवान को अपने में मिला लेता है। इसी प्रकार 1910 में कोरिया पर भी अधिकार कर लिया। वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, 1894 में चीन को हराया और 1905 में रूस से टक्कर लिया। तो ये सब चीज उन्होंने किया था। आगे बढ़े, आगे देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, उद्योगों की तीव्र और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। 1897 ईस्वी में प्रथम संसद में प्रतिनिधि चुने गए तनाको सोजे ने औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध क्या करता है, औद्योगिक प्रदूषण के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। इसमें लगभग 800 लोगों ने भाग लिया। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते क्या है। क्या आप मानते हैं कि क्या है, माओ त्से-तुंग और चीन के साम्यवादी दल ने चीन को मुक्ति दिलाने और उसके मौजूदा कामयाबी की बुनियादी डालने में सफलता प्राप्त की। देखिए इसका उत्तर पहला पॉइंट है, जिस समय साम्यवाद के उदय की भूमिका चीन में तैयार थी, उसी समय माओ त्से-तुंग जैसा क्रांतिकारी नेता चीनियों को प्राप्त हुआ। मजदूर वर्ग तथा निम्न वर्ग को संगठित करने की माओ में असाधारण क्षमता विद्वान थी। किस प्रकार से किसी को एकजुट किया जाए, उसके मतलब चीज एकदम अच्छे तरीके से जानता था। उसके अंदर ये जो क्वालिटी एकदम कुटकुटे भरा हुआ था। वास्तव में उसके प्रयासों से चीन में साम्यवाद का उदय और प्रसार हुआ। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, 1928 से 1934 के मध्य
कुओमिन्टांग के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए माओ सेतुंग ने शिविर लगाए। मतलब देखिए यहां पर क्या हो रहा था, मतलब कुओमिन्टांग के आक्रमण से बचने के लिए पहले इसके सुरक्षा के लिए क्या किया, माओ सेतुंग ने शिविर लगाना शुरू किया। तो शिविर लगाई, ठीक है, कब 1928 से 1937 के बीच। अगला पॉइंट कि उन्होंने किसान परिषद का गठन किया, पहले किसान परिषद का गठन करता है और भूमि पर कब्जा किया, फिर भूमि पर कब्जा करता है तथा उसे पुनः लोगों में बांट दिया, फिर लोगों में बांट भी देता है। इससे चीन का एकीकरण हुआ। देखिए पहले क्या करता है, पहले किसान परिषद का गठन करता है, फिर भूमि पर कब्जा करता है और वही भूमि को क्या करता है, लोगों में बांट देता है, ठीक है, और अपने पास कुछ नहीं रखता है। फिर देखिए हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, स्वतंत्र सरकार और सेना पर जोर दिया गया। मतलब जो स्वतंत्र सरकार और जो सेना है इन दोनों के ऊपर जोर दिया गया। यहां पर लास्ट पॉइंट है कि उसने महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। ग्रामीण महिला संघों की स्थापना पर बल दिया गया। यहां पर संघों में एक नंबर दे दीजिएगा, मतलब महिलाओं के हित के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। पहला क्या किया, उन्होंने महिला संघ का स्थापना किया। दूसरा क्या, यहां पर विवाह के नए नियम बनाए, विवाह के समझौते, क्रय और विक्रय पर रोक लगा दी, तलाक पद्धति को सरल रूप प्रदान किया गया। तो ये सब नोट करिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं और जो हमारा अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर हमारा औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 टर्म 2 का जो हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति, ये जो औद्योगिक क्रांति है इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को यहां पर बहुत सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा बताना है आपको। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर निम्न प्रभाव पड़ा। देखिए पहला क्या है कि उद्योग के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी देश का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से डगमगा गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, ये आपके मॉडल सेट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। यहां पर जो पॉइंट नंबर 2 है, क्या देख सकते हैं कि यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहां से अलग हो गया। जो यहां पर इंग्लैंड है यानी कि जो ब्रिटेन है पहले यूरोप के साथ भी व्यापार कर रहा था, लेकिन जब यूरोप के साथ झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, तो वहां से व्यापार उन लोगों का खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 3 है कि व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहां की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे ये उद्योग धंधे और कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। जब व्यापार ठप हो गया, व्यापार बंद हो गया, तो वहां की जो फैक्ट्री वगैरह था ये सब के सब भी बंद हो गए। पॉइंट नंबर 4 है कि उद्योग धंधों और कारखानों के बंद हो जाने की वजह से मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार होने लगे। जब फैक्ट्री, उद्योग वगैरह, जो कारखाना वगैरह रहेगा, ये सब अगर बंद हो जाएगा तो जो मजदूर रहेगा वो विवश हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे, और जब बेरोजगार होंगे तो वो भूखमरी के शिकार भी हो जाएंगे। यानी चारों तरफ भूखमरी यहां पर फैल गया। फिर आगे चले, आगे देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था, ये भी नोट करिए। पॉइंट नंबर 6 की इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतें आसमान छूने लगी। यहां पर जो रोटी का और जो मांस यानी कि जो मीट का जो दाम था बहुत ही मतलब हाई हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो ये सब पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडल पेपर में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। देखिए इसका उत्तर, नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है। पहले बात करते हैं नहरों के सापेक्षिक लाभ के ऊपर। तो देखिए नहरों की क्या क्या सापेक्षिक लाभ है। पहला पॉइंट है कि नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफी सरल हो गया है। देखिए जो नहरों है, नहरों की बार क्या होता है, खाने जो खदान होगा, खदान से कोयला या फिर लोहे जैसे जो भी भारी पदार्थ रहेगा उसको कारखाने में फैक्ट्री तक ले जाना बहुत ही इजी है। नहरों द्वारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। देखिए जब इससे कि कोई भी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात जो भी होगा, मतलब यहां पर क्या होता था, बहुत ही मतलब सस्ता पड़ता था अगर नहरों से अगर ले जाया जाता था। तो अगला पॉइंट कि बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को रास्ते सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। मतलब जब बड़का जो नगर था, शहर था, जब इन नहरों से मिला दिया गया तो आने जाने का जो साधन हो गया ये भी सस्ता पड़ गया, बहुत ही सस्ता लगने लगा। यहां पर देख लीजिए, तो हमारा नहर वाला हो गया। अब यहां पर रेलवे वाला हम लोग बात कर लेते हैं। रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ, चलिए देखिए यहां पर रेलवे वाला में क्या क्या लाभ है। पहला पॉइंट है
कि रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। देखिए जब नहर मतलब था ना, नहर वाला जो है, तो नहर परिवहन से क्या हो रहा था, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स भी हो रहा था, बहुत दिक्कत, बहुत मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब रेल परिवहन आ गया तो यहाँ पर एकदम आराम ही आराम मिल गया, सभी परेशानी से यहाँ पर छुटकारा मिल गया। आगे चले, आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि रेल संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। देखिए रेल जो है ना, रेल से अगर आप यात्रा करेंगे बहुत सी पहला तो सस्ता भी है, सरल है, आसानी से मिल जाएगा, कहीं आइए जाइए आराम से बैठ के जाइए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला। देखिए जब ये सब चीज हो गया ना, औद्योगिक क्रांति से क्या हो गया, तो यहाँ पर इन आविष्कार, जब इसमें आविष्कार वगैरह हुआ तो जैसे कि यहाँ पर जैसे आपका जो अनेक उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, ये सबको बहुत ज्यादा मतलब मदद मिलना शुरू हो गया। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया, यानी किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना, वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये सब बढ़ गया। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। मैक्सिमम देखिए उसमें इतना साइंटिस्ट नहीं था बल्कि आम जनता था, कोशिश किया, सक्सेस भी हो गया। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। इसमें जो भौगोलिक खोज है, जो यहाँ पर बाजारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण, इस सबको यहाँ पर बेनिफिट हुआ, फायदा मिला। कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। इसको भी नोट करिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। कच्चे माल का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो भी मतलब फैक्ट्री, जो भी उद्योग वगैरह होता है ना, वो कंप्लीटली डिपेंड होता है कच्चा माल के ऊपर। अगर कच्चा माल अगर उस फैक्ट्री को मिलेगा तो उसमें माल उत्पादन होगा, अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उसमें कोई भी सामान नहीं बनेगा। अगर कम मात्रा में या फिर माल मिलना बंद ही हो जाए तो वहां पर ना के बराबर उस सामान का उत्पादन होगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो फैक्ट्री होगा वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने उत्तर में लिखा है किसी भी उद्योग का आधार कच्चा माल होता है। जाहिर सी बात है किसी भी उद्योग का जो आधार है, बेस है, क्या है, कच्चा माल है। यदि कारखाने को कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो उत्पादन नियमित गति से होता रहता है। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम या बंद हो जाती है तो उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि एक ही क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उपयोग का विकास तेजी से होता है। अगर एक ही जगह पे अगर हर एक में कच्चा माल मिल जाएगा तो जो उद्योग रहेगा, जो फैक्ट्री, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करेगा। यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहां एक द्रोणी क्षेत्र था, एक ही पट्टी में उत्तम कोटि का कोयला और उच्च स्तर पर लोहा साथ साथ उपलब्ध था। इसलिए चलते वहां पर क्या हुआ, जो फैक्ट्री का विकास हुआ और वहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ये जो प्रश्न है इसका मैं आपको यहाँ पर 2 उत्तर बताऊंगा, क्योंकि आपके मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है। पहले जो मैंने आपको उत्तर बताया था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नया उत्तर बता देता हूं। देखिए इसी का दोनों सही है, पिछला आपने आप जो किए थे वो भी सही है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं ये भी सही है। तो चलिए यहाँ पर एक करके समझते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है कि ब्रिटेन में स्त्रियों के विभिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है। स्त्रियां प्रायः घर का काम जैसे खाना बनाना, बच्चों एवं पशुओं का पालन पोषण, लकड़ी एकत्र करना आदि कार्य करती थी, परंतु औद्योगिक क्रांति से उनके इन कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगा। क्योंकि देखिए जब औद्योगिक क्रांति वहां पर बहुत मात्रा में उद्योग वगैरह जब लगा तो महिलाओं को फैक्ट्री वगैरह में काम करना पड़ा। इसके चलते वो अपना मन ये सब जो काम है ये सब काम नहीं कर पाए, इसमें भी एक बाधा आ गया। ये बात हुआ एक टू। आगे चले पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर देखिए क्या है। कारखानों में काम करना स्त्रियों के लिए कठोर दंड बन गया और लंबे घंटों तक एक ही प्रकार के काम कठोर अनुशासन में विभिन्न प्रकार के दंड की दर से करना पड़ता था। वहां पर बहुत ही लंबे लंबे समय तक डर के मारे, दंड के मारे ये सब के चलते वहां पर काम करना उनको पड़ता था, जो कठोर दंड से कम नहीं था। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि स्त्रियों को उद्योगों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें बलात्कार या छेड़छाड़ का भय रहता था। जाहिर सी बात है उनके कपड़े मशीनों में फंस जाते थे जिससे वे मशीनों से घायल हो जाती थी। तो इसको भी नोट करिएगा, सिंपल यहाँ पर मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर रख दिया है। तीसरा भी पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। 4 नंबर वाला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
कारखानों में मर्दों की अपेक्षा औरतों को अधिक लगाया जाता था, क्योंकि उनको मजदूरी कम होती थी और वे प्राय आंदोलन नहीं करती थी। इसी के चलते वहां पर मर्दों की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा काम वहां पर दिया जाता था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आप लोग कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हैं, और ये जो आंसर है इसको मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में भी बताया था। या तो आप लोग ऊपर वाला लिखिए या फिर आप लोग ये वाला लिखिए, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा और स्त्रियों का गृहस्थ जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। और दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न और उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, यही होगा इसका हमारा प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 6। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। देखिए इसका उत्तर, विश्व के विभिन्न देशों के जनजीवन पर रेलवे का प्रभाव निम्नलिखित है। क्या क्या है, पॉइंट नंबर 1 है, विश्व के सभी देशों में रेलगाड़ियां परिवहन की महत्वपूर्ण साधन बन गई। देखिए अभी के टाइम में क्या है कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर रेलगाड़ी नहीं है, और हर एक देश के लिए जो रेलगाड़ी है आने जाने का सबसे बेस्ट यहाँ पर साधन बन चुका है। ये पूरे साल भर उपलब्ध रहती थी, सस्ता और तेज भी थी। और इसको यहाँ पर ये जो एक्चुअल में जो रेलगाड़ी है ये अभी भी, पहले के टाइम में भी और अभी भी रेलगाड़ी आपको हर टाइम मिलेगा, सस्ता भी है और अच्छे स्पीड से भी चलता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर आना जाना है तो लोग आसानी से आ जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, रेलवे माल तथा यात्री दोनों को ढोती थी, यानी कि रेल से हम लोग यहाँ पर माल को भी ढो सकते हैं, पैसेंजर को भी यहाँ पर ढो सकते हैं, एक्चुअल में ढोया जाता है। इस प्रकार माल तथा यात्री दोनों के लिए यात्रा सरल हो गई। इससे कहीं मतलब कोई सामान लाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसेंजर को भी आना जाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 3 क्या है, देखिए विभिन्न देशों में रेल मार्ग लंबी दूरी तय करता था। 1850 तक आते आते इंग्लैंड के सभी नगर एक दूसरे से रेल मार्ग से जुड़ गए, इसको भी नोट करिए। 4th नंबर में कोयला और लोहे जैसे भारी वस्तुओं को रेल से ही ढोया जा सकता था, इसलिए विभिन्न देशों के लिए रेल अनिवार्य हो गया। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को टर्म 2 का जो हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और एनसीईआरटी किताब में दिए हुए भी है, तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देखेंगे। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर लेंगे, आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर नेम है सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आप लोग देख सकते हैं कि एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए। ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और ये आपके एनसीईआरटी किताब का भी क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। ये जो आपका मेसोपोटामिया सभ्यता है ये हमारा इराक में विकसित हुआ है और ये जो एज़टेक सभ्यता है ये हमारा अमेरिका में विकसित हुआ है। अगला पॉइंट क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशुपालन नहीं जानते थे। तो ये कितना सिंपल सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है। मेसोपोटामिया वाला जो लोग है ना ये लोग कृषि भी जानते थे पशुपालन नहीं जानते थे, लेकिन जो एज़टेक वाले जो लोग हैं ये लोग केवल कृषि जानते थे लेकिन पशुपालन नहीं जानते थे। अगला पॉइंट क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। नोट करिए, बहुत ही सिंपल सिंपल यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग हर एक चीज को कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे देखिए, आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। शिक्षा को यहाँ पर दोनों में विशेष महत्व दिया गया था। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ प्रश्न है। क्या है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। देखिए नौचालन माने होता है कि नदियों समुद्रों आदि में नाव या जहाज चलाने की जो विद्या है इसी को बोला जाता है नौचालन। तो यहाँ पर नौचालन को किस प्रकार से यहाँ पर सहायता मिली 15वीं शताब्दी में यूरोप के नौचालन को, ऐसे आपको बताना है। देखिए इसका उत्तर होगा कि यूरोपीय नौचालनों को निम्नलिखित कारणों से सहायता प्राप्त हुई। क्या क्या कारण है यहाँ पर हम एक एक करके हर एक पॉइंट को यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 क्या है कि पहले के मुकाबले
नौका का आकार बड़ा किया गया, मतलब पहले नौका का जो साइज था उससे क्या किया गया, इसका जो साइज है उसको बड़ा किया गया, जिससे इसमें अधिक सामान भरा जा सके। जो सामान जो पहले कम भराया जा सकता था, लेकिन जब इसका साइज बड़ा कर दिया गया तो इसमें अधिक सामान भराया जाने लगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि शस्त्रों से नौकाएं सजाया गया ताकि आक्रमण के समय स्वयं की रक्षा कर सके। जो नौका था, ठीक है, या फिर जो जहाज वगैरह जो था उसको कंप्लीटली यहां पर अस्त्र शस्त्र से पूरा प्रोग्राम सजाया गया, अस्त्र शस्त्र इसमें भर दिया गया। इसलिए भरा गया क्योंकि मान चलिए कोई मतलब बीच नदी में, बीच समुद्र में कोई आक्रमण कर देता है तो उस टाइम हम लोग अपना रक्षा भी कर सकते हैं, इसी के चलते। पॉइंट नंबर 3 है कि 15वीं सदी में यात्रा साहित्य का खूब प्रचार प्रसार किया गया। जो यात्रा साहित्य है कि यात्रा कैसे होगा, किस प्रकार से, तो यात्रा जो साहित्य है इसका खूब प्रचार प्रसार भी होना शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या देख सकते हैं कि विश्व की रचना पर जानकारी प्राप्त होने लगी थी और भूगोल विषय उन्नति पर था। भूगोल भी यहां पर बहुत डेवलप कर रहा था, बहुत जानकारी यहां पर विश्व का रचना किस प्रकार से, इसके ऊपर जानकारी भी बहुत सारा मिल गया था। पॉइंट नंबर 5 है कि कुतुबनुमा, अर्थात यहां पे इस प्रकार से दे दीजिएगा, अर्थात, ठीक है, कैसा देना है सर, तो ऐसे, ठीक है, कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। इससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी। जैसे मैप है, अगर हमें रास्ता नहीं पता है तो मैप खोल के हम लोग जहां में तहां चले जाते हैं, तो उस टाइम में कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र, समझिए कि उस टाइम का ये मैप था, ठीक है, जिसको कुतुबनुमा बोलेंगे। इसका आविष्कार हुआ जिससे समुद्र में मतलब जो खुली जगह पे कैसे जाना है, किधर जाना है, तो ये सब चीज का जानकारी उन लोगों को मिलने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? तो देख लेते हैं, यह भी आपका मॉडल पेपर का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के एनसीईआरटी किताब में डायरेक्ट मॉडल पेपर में भी लिया गया है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो यहां पर क्या क्या दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। तो ये पहला पॉइंट क्या है कि उन्हें ज्ञात हुआ कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही अनजान मुल्कों से संपर्क हो सकता है। मतलब जो अनजान मुल्क है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, वहां के जो लोग हैं उन लोगों से भी हमें जान परिचय हो जाएगा, इसी के चलते उन लोगों ने साहस किया। दूसरा क्या है कि वे विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, वो बिजनेस करना चाहते थे दूसरे देशों के साथ। थर्ड पॉइंट कि इन देशों के लोग बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे, अपना जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर में भी इसका आंसर बता दिया है। अगर आपने मॉडल पेपर वाला आंसर किया तो वो भी सही है और ये भी सही है। आपको जो वाला अच्छा लगता है, वो वाला अच्छा लगता है वो वाला करिए, ये वाला अच्छा लगता है तो ये वाला करिए। देखिए होता क्या, देखिए मैं यहाँ पर अपने से एक पॉइंट को लिखता हूं ना, इसलिए क्या होता है बार बार मतलब पॉइंट चेंज हो जाता है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग को जो भी अच्छा लगता है आप लोग करिए। पहला वाला अगर अच्छा लगा पहला वाला करिए, अबरी वाला अच्छा लगा अबरी वाला करिए। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कि इन देशों की आर्थिक स्थिति विभिन्न कारणों से खराब हो गई थी। विशेष रूप से सोने तथा चांदी की कमी हो गई थी। ये धातुएं सिक्के के निर्माण में सहायक थी। दूसरे देशों की यात्राओं से इन्हें प्राप्त किया जा सकता था। मतलब उन लोगों को सोचा कि चलो भाई दूसरा देश का यात्रा करेंगे, हमें सोना चांदी मिलेगा जिससे हम लोग रुपया सिक्का धातु वगैरह बनाएंगे, क्योंकि उन लोगों का वहां पर बहुत ही खराब स्थिति हो चुका था, ये सबका कमी हो चुका था। तो इसी चलते हम लोग चलो सोचा कि चलो साहस करके हम लोग चलते हैं, तो साहस करके उन लोगों ने चल दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मॉडल पेपर का प्रश्न है, ये मॉडल पेपर में दिया गया है। कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तो देखिए कौन कौन सा भेजा जाता है, तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ, ककाओ माने कि कोको और चॉकलेट बनाने के लिए ककाओ का यूज होता है, तो ये सब चीजें भेजा जाता था। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ पॉइंट से देख लीजिए। रबड़ है, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी है इत्यादि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राजील लाए गए 17 वर्षीय अफ्रीकी लड़के की यात्रा का वर्णन करें। यहां पर क्या होता है, देखिए गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राजील लाया जाता है, ठीक है। मतलब एक 17 साल का एक लड़का होता है, अफ्रीकी लड़का होता है, जिसको पकड़कर ब्राजील गुलाम बनाकर मतलब पकड़कर ब्राजील लाया जाता है। इसी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आंसर चला गया, बट आंसर को आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इसका आंसर देना है, इससे लिखना है, ये कुछ नहीं है आपका। यहाँ पर क्या कि अफ्रीका से ब्राजील की यात्रा जो है, देखिए एक 17 वर्षीय बालक को गुलाम के रूप में अफ्रीका से पकड़ा जाता है। एक 17 साल का एक मतलब बालक होता है जिसको अफ्रीका से पकड़ा जाता है, गुलाम बनाकर लाया जाता है, कहां, ब्राजील। वो सहम जाता है, जाहिर सी बात है, अगर आपको भी मान लीजिए कोई किडनैप कर लेगा, कोई गुलाम बना लेगा, तो आप भी सहम जाइएगा। और भयभीत होकर मालिक के साथ चल देता है, फिर डर के मारे चल देता है मालिक के साथ। मालिक उसे बिजाडोर अंतरिप और कैनारी द्वीप समूह के लिए ले जाता है। वहां से उसे नावों द्वारा अटलांटिक महासागर से ब्राजील के लिए भेजा जाता है। रास्ते में बालक को खाने पीने, सोने आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे
रह रहकर घर की याद आती है और वह रोकर चुप हो जाता है। बस सिंपल से कहानी था, यहाँ पर लिख देना है। किसी को अगर गुलाम बनाकर ले जाया जाएगा तो क्या होगा, बस वही सब चीज यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इसको लिखिए, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को कैसे जन्म दिया। देखिए इसका उत्तर होगा कि दक्षिणी अमेरिका की खोज द्वारा यूरोपीय उपनिवेशवाद का विकास किस प्रकार से यहाँ पर विकास को जन्म दिया। चलिए देखते हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट यहाँ पर लोग देख लेते हैं विकास। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट देखिए, पॉइंट बना बनाकर मैंने लिखा है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 है कि अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया और अनेक उपनिवेश स्थापित किए। बात समझ में आ रहा है। देखिए अटलांटिक महासागर के किनारे बहुत सारे ऐसे देश थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इन लोगों ने बहुत लाभ उठाया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपना उपनिवेश बहुत जगह पे स्थापित किया। पॉइंट नंबर 2 क्या कि इन देशों के सौदागरों ने संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए। इसको भी लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3 कि यूरोप में अमेरिकी प्रदेशों से बढ़कर आई चांदी सोने की बाढ़ ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का भरपूर विस्तार किया, मैंने पूरा इसको बढ़ा दिया। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे क्या है देख लीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 4, यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाले नई नई वस्तुओं तथा तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ठीक है, ककाओ, रबड़ आदि का ज्ञान हुआ, जिससे वे उत्पत्ति निवेशों से प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। तो आप लोगों का टर्म 2 में जो आप लोगों का सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है बदलते हुए सांस्कृतिक परंपराएं, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में एनसीईआरटी किताब में जितने भी क्वेश्चंस है हर एक चीज को यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के खोपड़े में, आप लोगों के दिल में बैठ जाएगा, कभी आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहे, और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, और साथ ही साथ मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मेरा यूजर नेम है सुपर कंसेप्ट क्लासेस। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर सुपर कंसेप्ट क्लासेस लिखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, फटाफट फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाले हैं, और वीडियो चैट एक होता है ना, लाइव वीडियो चैट होता है, उसी के माध्यम से हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। यहां पर बात हो रहा है 14वीं और 15वीं शताब्दी का। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित यानी कि फिर से जीवित किया गया। तो देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस टाइम पीरियड में क्या होता है, यहां पर ये जो यूनानी है और ये जो रोमन है, इन्होंने क्या किया, अपना जो पुराना सभ्यता था ना उसको पुनर्जीवित किया। तो यहां पर मैंने लिखा है कि 14 से 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन सभ्यता की प्राचीनता को पुनर्जीवित किया गया। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन किया गया। जो प्राचीन लेखक, जो पुराने लेखक थे, उन लोगों ने जो रचना करके गए थे वो सारे के सारे रचना का यहां पर अध्ययन किया गया। थर्ड पॉइंट है कि उन्होंने मानवतावाद के अध्ययन पर जोर दिया। मानवतावाद जो विचारधारा है इस पर अधिक जोर दिया गया। कला और चित्रकला को पुनर्जीवित किया गया। आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या होगा कि यहां पर यूनानी और रोमन का जो पुराना सभ्यता था इसको यहां पर पुनर्जीवित किया गया। पुराने लेखक का जो रचना था इसका अध्ययन हुआ, मानवतावाद के अध्ययन पर जोर दिया गया, और कला और चित्रकला को यहां पर पुनर्जीवित किया गया। ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आप लोगों का यहां पर बेड़ा पार हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल और इसी तरीके से मैंने लिखा है, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्या है कि इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। इस काल बोला जाए कि यहां पर 14वीं और 15वीं शताब्दियों का बात हो रहा है। तो इस काल में इटली का जो वास्तुकला है और इस्लामी जो वास्तुकला है, दोनों में मतलब क्या अंतर है, दोनों में क्या यहां पर क्या तुलना है, किस प्रकार से है आपको बताना है। तो ये वाला जो प्रश्न है ये ऐसे ही पूछा जा सकता है या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए इसके आंसर को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इस काल में इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला दोनों नगरों को सजाने में लग गया। इस काल में क्या होते हैं, 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या होता है, इस टाइम पीरियड में क्या करता है, जो इटली का जो वास्तुकला है और इस्लाम का जो वास्तुकला है, ये दोनों क्या करते हैं, नगरों को सजाने में लग जाता है। इटली ने रोम के अवशेषों के आधार पर एक नवीन वास्तुकला की शैली अपनाई। इटली क्या करता है, जिसे रोम का जो अवशेष था ना, देखा कि रोम में किस प्रकार से क्या हुआ था, उसी के आधार से इन्होंने क्या किया, एक नया वास्तुकला का शैली बनाता है, एक नया सीरीज बनाता है वास्तुकला का। थर्ड पॉइंट आप लोग देखिए, यहां पर थर्ड पॉइंट क्या है,
इटली में भवनों के चित्र बनाए गए, मूर्तियों का निर्माण किया और विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई। इस्लामी वास्तुकला में इतनी सजावट पर जोर नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब उन लोग इतना सजावट पर जोर नहीं दिया। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। ये जो मानवतावादी ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जो सबसे पहले जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, किन लोगों को हुआ, इतालवी शहरों में हुआ। तो क्यों हुआ बताना है। देखिए मैंने लिखा कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में हुआ क्योंकि पहला पॉइंट है कि इटली के अनेक नगरों से सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारधारा को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला। इटली का बहुत सारा ऐसा नगर था जहां पर जो सामंतवादी जो पहली व्यवस्था था ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और स्वतंत्र नगर की स्थापना हुआ। जब सामंतवाद हटा तो स्वतंत्र नगर का स्थापना हुआ, जिससे क्या होता है, ये मानवतावादी विचारधारा जो है इसको फलने फूलने के लिए एक अच्छा अवसर मिल गया। अगला पॉइंट है कि 14वीं शताब्दी में विद्वानों द्वारा प्लेटो एवं अरस्तु के सिद्धांतों एवं ग्रंथों के अनुवादों का अध्ययन किया गया। इस टाइम में क्या होता है, यहाँ पर जो विद्वान है कुल में प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों का यहाँ पर जो इन दोनों के सिद्धांत के आधार जो ग्रंथ का अनुवाद किया गया था, ये सब चीज का यहाँ पर अध्ययन होने लगा। ये कारण हुआ, इसी के चलते वहां पर मानवतावादी विचारधारा पनपा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट होगा उसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, क्या है कि प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसको आप नीचे लिखिएगा, मतलब यहाँ पर आप लोग पॉइंट बना के इसको लिखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्ययन शुरू होने लगा। बहुत सारा इटली का ऐसा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, जहां पर मानवतावादी विचारधारा जो था, मानवतावादी विषय था, उसका अध्ययन शुरू हो गया, पढ़ाई शुरू हो गया। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी। इटली का एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, पादुआ विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या हुआ, मानवतावाद का यहाँ पर शिक्षा दिया जाने लगा, अध्ययन होने लगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देखिए कि वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छे सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। देखिए जो वेनिस है ना, वेनिस ये क्या है, तो इटली का एक महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, इटली में एक राज्य या फिर एक नगर है जिसका नाम क्या है, वेनिस है। और फ्रांस का तो फ्रांस हो ही गया। तो दोनों में हमें यहाँ पर तुलना देखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट हमें लिखा है कि वेनिस में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, जबकि फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था। देखिए वेनिस में तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रांस में क्या था, एक निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में उसका पूरा एकदम क्या था, कंट्रोल था। आगे चले अगला पॉइंट क्या है कि वेनिस के धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली नहीं थे, जबकि फ्रांस में ये शक्तिशाली थे। देखिए वेनिस का अगर बात करें, धर्माधिकारी है, सामंत वर्ग है और राजनीतिक दृष्टिकोण से उतना शक्तिशाली नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फ्रांस में क्या था, ये सब स्ट्रॉन्ग थे। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि वेनिस में नगर के क्या है, धनी व्यापारी और महाजन लोग नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। फ्रांस में ऐसा नहीं था, ये धनी है आपका, ठीक है, धनी, ठीक है, मतलब वेनिस नगर जो था उसमें जो धनी व्यापारी थे या फिर जो महाजन लोग थे, ठीक है, उन लोग क्या करते थे, नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, लेकिन फ्रांस में कोई भी इस तरह से भाग नहीं लेता था। वेनिस में शासन की बागडोर नागरिकों के हाथ में थी, फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथों में था। तो इसको आप नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण है। देखिए अभिलक्षण बोलिए या फिर गुण बोलिए, बात एक ही है, फिर विशेषता बोलिए, जो भी आप लोग बोलेंगे सब ठीक ठाक है, सब सही है, सब चलेगा। तो मानवतावादी विचारधारा की अभिलक्षण निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है कि मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के विभिन्न कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया जाता था। इसमें क्या होता है, देखिए जो मानवतावादी विचारधारा ना, इसके अंतर्गत क्या होता था, यहाँ पर मतलब वही सब विचार के ऊपर ध्यान दिया जाता है जिससे मानव का कल्याण हो। तो मानव का जो कल्याणकारी कार्य है इसी के ऊपर ध्यान दिया जाता था। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 क्या है देखिए यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें सभी विषयों व्याकरण, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कविता और नीति दर्शन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। मानव के कल्याण के लिए सभी को आपस में वाद विवाद और विचार विमर्श करना चाहिए। ये बात भी बोला जाता है कि मानव के कल्याण के लिए सभी को आपस में मतलब बात विचार करना चाहिए, कोई आपस में कोई बैर दुश्मनी न रखें। 4th नंबर में कि मानवतावादी विचारों को कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इसमें मानव रुचियों का विशेष ध्यान रखा गया। इसी के फलस्वरूप विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्री और कलाकार हुए।
पॉइंट नंबर 50 यहाँ पे क्या है कि मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। इसमें देखिए पहला बात तो मानव का कल्याण तो होता ही था और इसमें सुख और समृद्धि के ऊपर ध्यान दिया जाता था। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि मानवतावाद के अंतर्गत मानव को विशेष महत्व दिया जाने लगा और उसके प्रशंसा में अनेक काव्य लिखे गए। तो ये सब आप नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुचिंतित विवरण दीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पुनर्जागरण, आधुनिकीकरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, कृषि क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति जैसे घटनाओं ने 17वीं शताब्दी के यूरोप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। बहुत सारा यहाँ पर हुआ, पुनर्जागरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुआ, कृषि क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ। तो ये सब ने क्या किया, यूरोप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। यूरोप ने 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के यूरोप में होने वाली परिवर्तन को देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, परिवर्तन को देखा था। यदि यूरोपीय लोग 11वीं सदी के यूरोप के पश्चात सीधे 17वीं सदी के यूरोप को देखें तो उसे पूरा का पूरा यूरोप एकदम भिन्न नजर आएगा, पूरा चेंज हो गया था। यह भिन्नता निम्न स्तरों पर देखी जा सकती है। पहला क्या है कि सृष्टि का श्रेय पहले ईश्वर माना जाता था। 17वीं शताब्दी तक वैज्ञानिक खोजों ने सृष्टि का श्रेय प्रकृति को सिद्ध कर दिया, ये हो गया एक। दूसरा क्या है, 17वीं सदी तक लोग मानने लगे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है एवं अपनी धुरी पर घूमती है, ये पहले। तो ये चीज हो गया यहाँ पर, इसको भी आप नोट करिएगा। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट है कि अमेरिका सहित समुद्र के रास्ते भारत की खोज ने यूरोपीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन किए। फिर मानवतावाद की अवधारणा के विकास में समाज में सामंजस्य की भावना पैदा की। लोगों को इस विचारधारा ने आडंबरों एवं धार्मिक अंधविश्वासों से दूर किया। तो नोट करिए, ये रहा हमारा जो